दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो आपका सीटेट का पेपर दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होने वाला है उसके लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आया हूँ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता या सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य होता है दोस्तों कि उस ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न भाषाओं के बच्चे हों दोस्तों और प्रत्येक बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बात कहने का पूरा अवसर दिया जाए या अवसर की उपलब्धता हो कि बच्चा जो है वो किसी भी भाषा में अपनी बात को रख सकता है। वही भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। उनके ऊपर दबाव नहीं करना चाहिए दोस्तों कि बच्चा जो है सिर्फ एक ही भाषा में अपनी बात को कहे, और उस बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य होता है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी बात कहने का और अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसर हो। दोस्तों जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात कही जाए या बच्चे को प्रमुख माना जाए, वह प्रश्न का वह राइट जवाब होगा ऑप्शन आपका। जैसे यहाँ पे अवसर की बात की गई बच्चे को, तो आप सिर्फ की पॉइंट पकड़ के दोस्तों आप किसी प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अवसर हो गया, तो अवसर बच्चे को जहाँ पे दिया जाए, बच्चे को प्रमुखता दी जाए, वही प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वही राइट जवाब होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है। गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना, शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशलों का विकास करना। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, उसके अनुसार गणित के शिक्षण में शिक्षा का उच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? उच्च लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों कि शिक्षार्थियों को तर्क संगत चिंतन करने के लिए, ताकि बच्चे जो हों तार्किक तरीके से चिंतन कर सके और अपनी समस्याओं को सुलझा सके दोस्तों, और नए नए तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए तर्क कर सकें, ठीक है। इसकी कौशलों के विकास में मदद करना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 3 है कि अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करते समय त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करते समय संबंधित त्रुटियों को दूर किया सकता है छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर या अनुनासिक के नियम बताकर। दोस्तों अनुनासिक या अनुसार से संबंधित अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो सिर्फ अगर उसको अनुनासिक का हम नियम बता देंगे तो नियम बताने से उसकी जो त्रुटियां हैं वो दूर नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल गलत दोस्तों। अब फिर अनुसार वाले शब्दों की सिर्फ सूची बनवा कर, अनुसार वाले सिर्फ शब्दों की सूची बनवा देने से ही उसकी त्रुटियां दूर नहीं हो सकती, ठीक है। या ढेर सारा दोस्तों छपे दीवारों पे ढेर सारा ऐसे शब्द लिख दिए जाए जो कि अनुसार एवं अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किए हुए शब्द हों। क्या ऐसा करने से ही त्रुटियां दूर हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। त्रुटियां कैसे दूर होंगी? जब शिक्षक जो है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेगा और बच्चे से कहेगा इसी तरीके से आप भी इन शब्दों का उच्चारण करिए या करते रहिएगा, तब जाके जो अनुनासिक या अनुसार संबंधित त्रुटियां हैं वो दूर हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है दोस्तों, एनईपी जिसको बोलते हैं, एनईपी 2020 से जो है यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, या प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, या शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं, बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषा में पढ़ाया। जिस जो स्थानीय भाषा दोस्तों जहाँ से बच्चा आया हो, वहाँ की जो स्थानीय भाषा बोली जा रही हो, बच्चे को उस भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव है। और ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि श्यामला केवल 19 प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? कि उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसमें कल्पनाशीलता का अभाव। बिल्कुल सही दोस्तों, उसमें क्या है? कल्पनाशीलता का अभाव। बच्चा जब कल्पना नहीं कर पाएगा तो सिर्फ वही चीज़ें बताएगा जो उसने पढ़ा है या जो उसने याद किया है। ठीक है, तो जो बच्चा जितना ज़्यादा कल्पनाशील होगा वो उतना ज़्यादा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि वह सृजनशील कहलाएगा। कहने का मतलब है वो अलग अलग तरीके से प्रश्न का जवाब खोजने या उत्तर देने की कोशिश करेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियाँ होती क्या है? ऐसी ध्वनियाँ जो कि किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है, वही क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, ये वर्ड आपके आते हैं। अब इसमें से आपको बताना है अगर कि अल्प प्राण कौन है, तो जो आपका पहला अक्षर होता है ए, इसके अलावा जो तीसरा वर्ड है ओ, और इसके अलावा जो पांचवा वर्ड है, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि च, छ, ज, झ, ञ। यहाँ पे दोस्तों आपको पहला वर्ड दिखाई दिया च वर्ग में, ज जो है तीसरा है और य जो है वो क्या है? आपका पांचवा वर्ड है। इस प्रकार से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं दोस्तों। अगर पूछ लिया यहीं पे आपसे पूछ ले कि महाप्राण कौन से होते हैं, तो महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का, किसी भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो क वर्ग में ही हम देख लेते हैं। तो जो इसका ख है, ख वर्ड है ओ, और इसका घ वर्ड क्या है? आपके अल्प महाप्राण व्यंजक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगले पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा का प्रमुख प्रकार है। भाषा का जो प्रमुख प्रकार है वो क्या है? कि लेखन क्षमता, प्रतिवेदन लिखना, या भाषण देना, या संप्रेषण करना। तो भाषा का सबसे प्रमुख जो प्रकार है वो ये है कि संप्रेषण करना। कहने का मतलब होता है कि अपनी बात को कहीं भी बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रख पाना, या सामने वाले की बातों को समझ पाना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कला कहलाता है। ठीक है, तो और भाषा का प्रमुख कार्य ही क्या होता है? संप्रेषण करना, मतलब किसी से अपनी बात को कह सकना और उसकी बात को खुद भी समझ पाना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका 8वां है, और इसमें क्या है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले आप दोस्तों प्रश्न पढ़ लिया करिए, उससे आपके गद्यांश का उत्तर देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास जो है वो किससे होता है? तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं इस गद्य को। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कला कहलाता है। और जो संप्रेषण कला किससे निखरती है? जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो निरंतर अभ्यास से सिखाई जा सकती है। तो संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है,
और प्रश्न संख्या नेक्स्ट में, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, या पोर्टफोलियो बनाना, या परियोजना। दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए विद्यार्थियों को आकलन जो है, या किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि विद्यार्थी जो है कितना सीखा है, किस विषय में कितना कमजोर है, या कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके पता कर सकते हैं। भूमिका अदा करना, उसके अलावा समूह में कार्य करवाना, पोर्टफोलियो बनवाना, और परियोजना का। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समस्या समाधान केंद्रित होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी भी समस्या का खोज कर सकें या पता लगा सकें। दोस्तों ऐसी शिक्षा होनी चाहिए अधिगमकर्ताओं में, और उससे जो अधिगम करता है, जो मतलब सीखने के लिए इच्छुक है, उसमें गहन चिंतन का भी विकास हो सके, ताकि वो किसी भी चीज़ को अलग अलग ढंग से और नए तरीके से उसको खोज सके या उसके बारे में चिंतन कर सके। इसके अलावा अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि कथन जो है वो आपका एक दोस्तों गलत है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ही क्या है? इसके राइट जवाब हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि संधि, जब दो शब्दों के मिलने से किसी एक नए शब्द का विकार हो तो वहां पे क्या होता है? विकार ही होना नए शब्द का, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। और संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पहचानना है कि इसमें स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो हम दोस्तों जब इसका हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मनोरथ लिखा गया, अगर इसका हम विखंडन करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं मनः प्लस रथ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन देखने के लिए मिल जाए वहाँ पे क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। तो डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ पे क्या है? विसर्ग, स्वर संधि नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगा। बाकी सभी जो दिए गए दोस्तों, यहाँ पे पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा, इसका विखंडन। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो गया आपका? यहाँ पे भी स्वर संधि है। इसके अलावा यद्यपि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो यद्यपि शब्द लिखा गया है इसको देख लीजिए, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? स्वर संधि है। तो इस प्रकार दोस्तों को पता चल गया कि इसमें किसमें स्वर संधि नहीं है। तो मनोरथ जो है इसमें स्वर संधि नहीं है, जबकि इसमें क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है। क्योंकि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो भी शब्द का विकार होता है क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय नहीं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ क्या करें? परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो शब्द लिखा गया है कमाऊ, कम प्लस आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे भी प्रत्यय प्रयोग हुआ है, आओ प्रत्यय प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्योंकि दुकानदार लिखा गया है। और यहाँ पे भोलापन में पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जबकि आपका जो यहाँ पे अनुपस्थित शब्द लिखा गया इसमें जो है अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और अब उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के में जुड़ के, शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें। तो इसी में दोस्तों प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ, इसमें क्या प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है?
समास का अर्थ दोस्तों अगर कभी पूछ लेता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास को क्या बोलते हैं, संक्षेप बोलते हैं। और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। और जब प्रथम पद संख्यावाचक हो जाए और द्वितीय पद में संज्ञा हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। जब किसी भी शब्द में उसका विखंडन करने पे उसमें दोस्तों है जो या के समान शब्द आ जाए, के समान शब्द आ जाए तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द, विशेषण क्या होता है, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, वही क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, आग, अग्नेय या अग्नि, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो क्या है, अग्नेय जो है वो क्या है, एक विशेषण शब्द है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाता है कि मेरी गाय काली है, मेरी गाय क्या है, काली है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कौन सा विशेषण लगा हुआ है, तो यहाँ पे काली विशेषण लगा है, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है।